गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से महाजनपद के बाद जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष के बाद आज हम लोग देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष में सबसे ज्यादा मगध में किस शासक का साम्राज्य रहा। तो पिछले वीडियो में हमने एनिशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत मगध साम्राज्य मगध का उत्कर्ष पढ़ा, जिसमें हमने देखा हर्यक वंश और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश हमने पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो हमने देखा था कि हर्यक वंश मगध साम्राज्य का सबसे पहला सम्राट था और उसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश आए। और आज हम लोग देखेंगे कि नंद वंश के सबसे अंतिम शासक जो थे महापद्म नंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य कैसे पूरे मगध पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और कैसे फिर सम्राट अशोक इसका शासक होता है, जो कि बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संस्थापक होंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत बहुत सारे काम किए और शिलालेख धर्मलेख ये सब भी हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये हिस्ट्री के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। तो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें एनिशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते रहते हैं। या तो वो क्रम लगाने दे देगा या फिर इसके अंतर्गत जो ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मगध साम्राज्य का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित वीडियो और लास्ट में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश, जिसका टाइमिंग था 322 बीसी से 185 बीसी के बीच। और मौर्य वंश के स्रोत क्या क्या हैं, मौर्य वंश के बारे में हमें पता किन किन चीजों से चलता है, पहले हम लोग वो देखेंगे। तो साहित्यिक और पुरातात्विक, मौर्य वंश के दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक है और एक पुरातात्विक है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र मिलता है, जिसकी रचना चाणक्य ने की थी, जिनका नाम कौटिल्य भी है। और कहा जाता है कि चाणक्य जो थे वो नंद वंश के महापद्म नंद के दरबार में रहते थे और उन्होंने इनका बहुत अपमान किया था, और उसी का अपमान का बदला लेने के लिए वो वहाँ से निकलते हैं राज दरबार से। और उसके बाद वो मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कि एक छोटे से बच्चे थे, और उन्होंने इस तरह से ट्रेंड किया, इस तरह से उनको बड़ा किया कि वो आगे चल के बहुत महान सम्राट बने। और उन्होंने चाणक्य का बदला भी लिया महापद्म नंद से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये जो अर्थशास्त्र की बुक है, और सबसे मजे की बात ये है कि ये बुक अर्थशास्त्र की है, जिसको लिखा है चाणक्य ने, परंतु ये अर्थशास्त्र की नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र की किताब है। तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और बीपीएससी में भी, कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किस चीज की बुक है। तो ऑप्शन आपको दे देगा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। तो इसमें राजनीति शास्त्र की बात कही गई है, परंतु यह है अर्थशास्त्र की किताब और इसको चाणक्य ने लिखा था, जिनका नाम कौटिल्य है, और ये है राजनीति शास्त्र की किताब। और उसके बाद हम लोग इंडिका देखेंगे। इंडिका में हेगास्थेनिस द्वारा लिखी गई थी, और उसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है। फिर पुराण से पता चलेगा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति थी, इससे भी पता चला है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ के तो कहने ही क्या, बौद्ध धर्म तो मौर्य वंश से ही ज्यादातर मिलेगा हम लोग को संबंधित, बौद्ध जैन ग्रंथ से मिलता है हमें मौर्य वंश का पता, जो कि साहित्यिक स्रोत हो गए। अब पुरातात्विक स्रोत के तरफ हम लोग आते हैं। तो साहित्यिक मतलब जो लिखे हुए पाए गए हैं, पुरातात्विक जो मतलब भौतिक रूप से हैं। तो अशोक के अभिलेख, अशोक ने जो जैन बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो अभिलेख बनाने लगे, स्तूप बनाने लगे और उस पर अंकित होते थे। तो अशोक के अभिलेख से हमें मौर्य वंश का पता चलता है, भवन स्तूप गुफा से पता चलता है, मृद भांड से पता चलता है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है, उस पर भी हमें मौर्य वंश का अत्यधिक अभिलेख मिले हैं कि मौर्य वंश किस तरह से शासन कार्य चलाता था। तो ये दो स्रोत हो गए, साहित्यिक और पुरातात्विक, जो हमें बताते हैं कि इतिहास में मौर्य वंश
का क्या स्थान रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना से संबंधित कुछ तथ्य। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मगध के उत्कर्ष में हमने पढ़ा था कि नंद वंश अंतिम शासक था और उसका राजा था महापद्म नंद, जो कि चाणक्य जिसके दरबार में रहता था, और चाणक्य का अपमान किया था महापद्म नंद ने। धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, तो इसी के परिणाम स्वरूप ये घटनाएं घटित हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराया था। तो ये बातें हो गई जो हमने अभी पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी के बीच के शासक रहे और बौद्ध जैन ग्रंथ में इनको क्षत्रिय कहा गया। और यहाँ दो बातें कही जाएंगी, कुछ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय और कुछ में शूद्र कहा जाएगा। तो बौद्ध जैन ग्रंथ में इनको क्षत्रिय कहा गया है और जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण आदि में इन्हें शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पे दो मतभेद मिलते हैं बौद्ध जैन ग्रंथ और मुद्रा राक्षस और पुराण के बीच की, वो क्षत्रिय थे या शूद्र थे। जस्टिस स्ट्रेपोस एंड्रोकोट्स एपियन प्लूटार्क एंड्रोकोट्स ने नाम दिया। तो एंड्रोकोट्स जो था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिस बोला, स्ट्रेपोस एंड्रोकोट्स एपियन और प्लूटार्क के नाम से बुलाया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान विलियम जोन्स ने दी। और ये पता नहीं था कि ये सारे नाम इसी के हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की कि ये जो सारे नाम हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। सेल्यूकस से युद्ध 305 बीसी। और सेल्यूकस, हमने सिकंदर के बारे में पिछले टाइम पढ़ा था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था नंद वंश के टाइम में। और सिकंदर जब यहाँ पे आया था तो उसने पूरे साम्राज्य, बहुत सारे साम्राज्य को जीत लिया था। और जब वो बाहर वापस अपने घर जाने लगा तो उसने इससे सेल्यूकस को यहाँ का शासन संभालने के लिए छोड़ दिया था। और सेल्यूकस से ही चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। और मेगास्थनीज, वहाँ का जो मेगास्थनीज दरबारी था, दार्शनिक था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार में ले लिया। और उसके बाद 500 हाथी उसने सेल्यूकस को संधि के अंतर्गत दे दिया और हेलेना जो सेल्यूकस की पुत्री थी उससे विवाह कर लिया। तो यहाँ पे तीन बातें निकल के आई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को अपने दरबार में ले लिया जो कि सेल्यूकस का दार्शनिक था, 500 हाथी संधि के दौरान दिया, और हेलेना से उसने विवाह कर लिया। जस्टिस प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना के साथ भारत आया। जस्टिस प्लूटार्क जो है उसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 6 लाख सेना के साथ भारत आया था और उसने पूरे भारत को विजित कर लिया था। जस्टिस ने सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है। जस्टिस ने सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है कि सिकंदर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है और कैसे कैसे बातें होती हैं, तो वो जस्टिस ने वर्णन किया है। 298 बीसी में श्रवण बेलगोला में सलेघन संथारा पदोत्तरण की। और लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं। जब उनका शासन कार्य पूरा एकदम चरम पे था तो वो जैन धर्म को अपना लेते हैं और जैन धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। और उन्होंने जिस विधि से अपने प्राण को त्यागा वो सलेघन संथारा विधि के नाम से प्रसिद्ध है। तो सलेघन संथारा विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्याग दिया। उसके बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आता है शासन संभालने 298 से 273 298 से 273 बीसी के अंतर्गत बिंदुसार का टाइम था, जो कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो हमने बिंबिसार पढ़ा था पिछले टाइम में और यह है बिंदुसार। तो बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। अमित्रघात शत्रु विनाशक इसको कहा जाता था। जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन कहा गया है, अमित्रघात शत्रु विनाशक, और जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन की उपमा दी गई है। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे, पहला सुसीम तथा बाद में अशोक को भेजा। तो बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, लगभग 100 कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे। तो तक्षशिला में जब होता है युद्ध तो उसने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को वहां पे भेजा था।
सीरिया शासक एरियोकस से बिंदुसार ने, सीरिया के शासक थे एरियोकस, जिसने बिंदुसार ने जिससे सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक मांगा था। तो सीरिया का एक शासक था जिससे बिंदुसार ने क्या मांगा था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सूखे अंजीर और अंगूरी शराब तो उसको दे दिया सीरिया के शासक ने, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार भेजा। और मिस्र के राजा थे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने किसको भेजा था। तो ये था बिंदुसार का टाइम पीरियड, जो कि उतना मतलब उतना ज्यादा नहीं रहा जिससे क्वेश्चंस बने। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत रहा टाइम पीरियड ऐसा कि वहां से क्वेश्चंस आते हैं, और बिंदुसार से थोड़े से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक, तो यहाँ पे 4 साल का हमको पीरियड टाइमिंग गैप देखने मिलता है, 269 से 232, तो 273, 273 से 269, 4 साल का गैप देखने मिलता है। इन 4 सालों में कहा गया कि अशोक जो है वो अपने 100 भाइयों को मार रहा था, और उसके बाद अपने भाइयों को मारने के बाद वो अपने शासन की बागडोर संभालता है। क्योंकि बिंदुसार के मरने के बाद अशोक और उसके भाइयों में युद्ध होता है शासन के लिए, तो यहाँ पे ये गैपिंग का मतलब है। तो 269 में अशोक राजा बनता है, पहले अवंती का राज्यपाल था, और अशोक पहले अवंती का राज्यपाल था, उसके बाद राजा बना। अशोक का नाम मास्की गुर्जरा अभिलेख में अंकित है, अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। 261 बीसी में 9वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ, और अशोक ने 261 बीसी में जब 9 वर्ष उसके शासन के हो गए तो उसने युद्ध किया था, कलिंग युद्ध, जो कि बहुत फेमस था। 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है, जो कि बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। और वहां पे सबसे ज्यादा महिला, जब वहां के पुरुष मर गए थे तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी युद्ध में, और उसके बाद पूरा कलिंग उजड़ गया था, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत दर्दनाक नजारा था। और कहा जाता है कि जब अशोक उस युद्ध स्थल पे पहुंचते हैं तो उनका हृदय इस दर्द विदारक दृश्य को देख के शांत रह जाता है, उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रही थी। मतलब इतना खतरनाक दृश्य था कि उसके बाद उनका माइंड बदल जाता है, और वो उनका माइंड इस तरह से चेंज होता है कि वो युद्ध करना ही छोड़ देते हैं, और वो वहां पे अपने अस्त्र को त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। मतलब वहां का सीन उनके हृदय को इतना दर्द देता है, इतना दुख देता है कि वो उस टाइम पे युद्ध ना करने का प्रण लेते हैं अशोक कलिंग युद्ध के बाद। इसके बाद उसने धम्म मार्ग अपना लिया, और उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया, और उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और उपगुप्त से दीक्षा ली, और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। उसके बाद वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और धर्म का प्रचार करने लगे, और धर्म का प्रचार अशोक करने लगे। तो उनका जीवन बहुत मार्मिक रहा, क्योंकि वो एक सफल योद्धा बन चुके थे, सफल राजा थे, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद देखने को मिलता है, जो कि 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। उसके बाद हम लोग बृहदत्त को देखेंगे, जो कि 185 बीसी में शासक बनता है, और वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और उसकी हत्या बृहदत्त के सेनापति, जो कि शुंग वंश, जो कि पुष्यमित्र शुंग था नाम, पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का सेनापति था, जो कि अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट बृहदत्त को मार देता है, और वह सेनापति था। और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुंग वंश को पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे कि मौर्य प्रशासन किस तरह से चल रहा था, कैसे वो इतना सफल रहा कि पूरे भारत के आधा से ज्यादा भाग पे मौर्य वंश का शासन हो चुका था। आखिर क्या बातें थी, क्या खासियत थी इस मौर्य शासन में, किस तरह से शासन चलाया जा रहा था, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं उनके प्रशासन से संबंधित। तो उनका प्रशासन जो था, मौर्य प्रशासन में कौन सी बातें रही, नगर प्रशासन, और वो क्या खास बातें थी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और शिलालेख, कौन कौन से शिलालेख, गुहालेख, अशोक का धम्म, राजप्रसाद, स्तूप, ये सारा भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मौर्य वंश का
मगध का उत्कर्ष के अंतर्गत ये मौर्य वंश का पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग इनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट्स बना लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।